नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो बिहार बोर्ड 10th क्लास 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई एसएसटी यानी सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के मोस्ट वीवीआई है, जो एग्जाम में आने का 100% संभावना रहेगी। और ये सवाल जो है, अगर आपने पढ़ा है फिर भी, नहीं पढ़ा है फिर भी, अगर ये पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन जो है आएंगे ही आएंगे और यही सवाल जो आने के चांसेस ज्यादा से रहेंगे। और मैंने जो भी अभी पहले से पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी बेस्ट वरदान समझिए। एकदम इजी लैंग्वेज में लिख कर आपको दे रहा हूँ, एकदम इजी लैंग्वेज में आप लिख लेंगे, अब भी कभी आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से आप देखिए और समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो क्या करे, इस मौके का लाभ उठा सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो हमारे सोशल साइंस के लिए सबसे बेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक युग क्या है ना। ये चैप्टर क्या है, राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया है ना। तो पढ़े होंगे राष्ट्रवाद क्या है ना, पढ़े राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने देश के प्रति है ना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना दिखाना ही क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है ना। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही दिखाने का क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रवाद जो होता है, यानी अपने देश के प्रति ना, अपने देश के प्रति अगर किसी भी तरह का समस्या प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या करना, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर उसका निपटाना है ना। मतलब उसको निपटाना ही क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावनाओं में ही आता है ना। तो हमारे जो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमें देश के प्रति क्या है राष्ट्रवाद है, मतलब राष्ट्रवादी भावना हमारे अंदर है, तो हम क्या राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाएंगे, है ना। इस तरह से क्या है, राष्ट्रवाद के बारे में समझे है ना। उसके बाद कर लेते हैं पहला चैप्टर की मेटरनिक युग क्या है ना। मेटरनिक युग क्या है, तब जब पता है कि मेटरनिक कौन था बताइए। तो मेटरनिक युग जो था, मेटरनिक युग बारे में बात कर रहे थे। बात करते हैं पहले कि मेटरनिक कौन था, है ना। तो बात करते हैं, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, है ना। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। क्या बताएंगे आप कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो कौन था, मेटरनिक था, है ना। तो बात कर लेते हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह यूरोप में, कहा, यूरोप में 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया, है ना। कहां से, यूरोप में क्या उन्होंने क्या 1848 से लेकर और 1848 ईस्वी तक क्या किया, वो अपने राजनीतिक शासन किया, है ना। जिस कारण से क्या, उसी काल को हम क्या कहते हैं, उसी काल को यानी कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को हम क्या कहते हैं, मेटरनिक युग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा है, जो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके 2026 के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बात करें, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, या वियना कांग्रेस के बारे में बताइए, या वियना कांग्रेस क्या है, या वियना कांग्रेस में लाए गए परिवर्तन क्या हुए, है ना, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं ना। तो बात कर लेते हैं वियना कांग्रेस के बारे में ना। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, ऐसा है ना कि वियना कांग्रेस पूछेगा या वियना सम्मेलन पूछेगा, एक ही बात हुआ, वही आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, 1815 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि 1815 में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन हुआ था, है ना। बात कर लेते हैं, बुलाया गया, है ना, जिसकी अध्यक्षता यानी कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। उसने क्या किया था, वियना कांग्रेस का क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उसकी अध्यक्षता की थी। क्या की थी, उसकी अध्यक्षता की थी, है ना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गणतंत्र का क्या विरोध करना, है ना। गणतंत्र का क्या करना, विरोध करना, और फिर से बुर्बो राजवंश की यानी राजतंत्र की यानी बुर्बो राजवंश जो हट गई थी उसको पुनर्स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, बात समझ नहीं। तो आपसे पूछेगा कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या थे, या वियना कांग्रेस क्या है उसके बारे में बताइए। अब यही लिखा है ना, क्या लिखेंगे, वियना सम्मेलन की जो होती है ना, वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की, है ना। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, गणतंत्र का करना, विरोध कर देना और राजवंश की पुनर्स्थापना कर देना था। ठीक है, वहां से ले गया या पूछ देगा बताइए वियना कांग्रेस द्वारा लाए गए बदलाव क्या हुए, ना। तो वियना कांग्रेस ने क्या किया, वियना कांग्रेस बुलाने का उद्देश्य तब समझ में आया, इसी को बोल सकते हैं वियना कांग्रेस में लाए गए बदलाव क्या हुए। तो उन्होंने क्या किए, गणतंत्र का विरोध कर दिया, है ना। फिर से क्या किए, बुर्बो राजवंश की स्थापना करवा दी, है ना, करवा दी ना। उसके बाद क्या किया उन्होंने क्या किया, इस तरह से बुर्बो राजवंश की स्थापना करके फिर से अपना राजतंत्र की स्थापना कर लिया था। ठीक है, इस तरह से वियना कांग्रेस के बारे में पूछे था, आप बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर ले तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने का 100% चांस है इसमें, है ना। 100% सवाल होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ना। तो इसकी बात कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था, है ना।
1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। जैसे पूछा था 2020 में पूछा गया था, 22 में पूछा गया था, 24 में पूछा गया था ना। तो देखो 2 साल गैप करके पूछ रहा है, तो हो सकता है 2026 से पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह सवाल जो होते हैं एग्जाम में आने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो बोला गया कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुए। तो हम जानते हैं क्या है। देखिए, फ्रांस में गिज्जो को क्या किया, लुई फिलिप ने क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। किसने? लुई फिलिप ने क्या किया, लुई फिलिप ने गिज्जो को क्या किया, फ्रांस में प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हम देखो, तो फ्रांस में क्या किया, गिज्जो को क्या किया, लुई फिलिप ने क्या किया, प्रधानमंत्री तो बना दिया, पर पता था कि गिज्जो जो था ना, गिज्जो कैसा शासक था। तो गिज्जो जो था एक कट्टर, कैसा था, एक कट्टर और प्रतिक्रियावादी नेता था या शासक था। कैसा था? शासक था। क्या था? एक कट्टर का था, प्रतिक्रियावादी शासक था, है ना। जिन्होंने क्या कहते, किसी भी तरह का, है ना, किसी भी तरह का वो नहीं चाहता था कि किसी तरह का बदलाव, यानी कि जैसे कि वैधानिक बदलाव, सामाजिक बदलाव या आर्थिक सुधार में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहता था कि किसी तरह का बदलाव हो, है ना। और वह जो था ना, ये जो गिज्जो था, वह क्या किया, पूंजीपति वर्गों का बढ़ावा दिया और गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को कोई सपोर्ट नहीं किया, है ना। जिस कारण से क्या हुआ, और साथ ही साथ क्या हुआ, इन्हें क्या हुआ, कोई विदेश नीति नहीं मिला। जिस कारण से इन सभी कारणों से क्या हुआ कि वहां जो यानी फ्रांस में क्या हुआ, भुखमरी की समस्या पनप गई, है ना। क्या हुआ, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया। और क्या हुआ, उस आखिरकार में क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने क्या किए, लुई फिलिप के खिलाफ और गिज्जो के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया। एक क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन 1848 में शुरू कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, 1848 फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेजिनी कौन था, उसका परिचय दीजिए या संक्षिप्त परिचय दीजिए, है ना। तो किस बार बात कर लेते हैं मेजिनी के बारे में ना। तो मेजिनी जो था, है ना, मेजिनी कौन था, तो मेजिनी जो था साहित्यकार, गणतंत्री विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। कौन था मेजिनी? कौन था? तो मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, है ना। वह कार्बोनरी, है ना, किसकी, कार्बोनरी नामक, है ना, कार्बोनरी नामक गुप्त दल से जुड़ा हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि मेजिनी किस गुप्त दल से जुड़ा हुआ था। तो कार्बोनरी से। किस जुड़ा हुआ था? कार्बोनरी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, उसने क्या किया था 1831 में, कब, 1831 में यंग इटली, किसकी, यंग इटली की स्थापना किया और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का उन्होंने गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो समझ गए मेजिनी कौन था, उसके बारे में समझ गए। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, है ना, क्या भूमिका थी। तो बात कर लेते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधक थी। क्या सबसे बड़ी सबसे बड़ी बाधक थी, है ना। वह क्या, इटली और जर्मनी के कारण नहीं होने देता था, है ना। तो देखो, तो इटली और जर्मनी के कारण में सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो कौन था, ऑस्ट्रिया था, है ना। इटली और जर्मनी के बड़े बड़े क्षेत्र जो थे, जैसे वेनेसिया हो गया, है ना, उस सब बड़े बड़े क्षेत्रों पे क्या था, ये किसका दबदबा था, ऑस्ट्रिया का दबदबा था। जिस कारण से एकीकरण को जो था वो नहीं होने दे रहा था। समझ गए। इसके एकीकरण के लिए जैसे कि मेजिनी ने एक जन आंदोलन यानी एक नागरिक आंदोलन की शुरुआत किया था, फिर भी क्या शुरुआत किया, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, कौन, मेटरनिख था, उसने क्या किया, दमनकारी कानून लगाकर इस नागरिक आंदोलन को दबा दिया, है ना। और मेजिनी आखिरकार में क्या हुआ, वह यहाँ से पलायन कर गए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे संघर्षशील व्यक्ति मिलकर उन्होंने क्या किया, 1871 में क्या हुए, इटली और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। अगला क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड में देखते हैं, जब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चारों खंड जो है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, पॉलिटिक्स हो गया ना, ये चारों मिला के 5-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। इन 2 दिन के अंदर में आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो गए। आज आपको जो है आपको क्या है, 5 हिस्ट्री का दिया, 5 क्या कर रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल्स का दिया, फिर इकोनॉमिक्स का दे रहा हूँ। उसके बाद 5-5 करके क्या है, सभी विषय का देकर 20 हो जाएंगे। 20 आपको क्या करेंगे, उसको अच्छे से समराइज करके आप उसको याद कर लेंगे। फिर कल के वीडियो 20 दे देंगे, कुल मिला के आपको 40 से 50 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपको जो है 100% गारंटी है कि उसमें से क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ध्यान सुनिए, समझिए और पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं ना, ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है ना, कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं ना, क्या बचेगा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हो, वैसी शासन प्रणाली, है ना,
वैसी शासन प्रणाली जिसमें जिसमें जनता जो होती है खुद सरकार चुनती है। क्या करती है? जिसमें जनता जो सरकार खुद शासन करती है, सरकार को चुनती है और चुनी हुई सरकार ही क्या करती है? उन पर शासन करती है ना। और जिनको जनता जो जिनको चुनती है वही उन पर शासन करती है। तो ऐसे शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में जो होती है सारी शक्तियां जो होती है वो क्या किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। समझ गए? जनता जिसको चाहे कि उसको सरकार चुनेगी और वही उन पे क्या करेगा? शासन करेगा, है ना। तो ऐसे शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं ना। लोकतंत्र जो होता है दो प्रकार के होता है। लोकतंत्र कितना होता है? लोकतंत्र कितने प्रकार? लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे फेमस परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दिया था किसका? लोकतंत्र का परिभाषा ना। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा यह है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है ना। यानी अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है और जनता द्वारा किया गया शासन होता है। ठीक है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन, है ना। और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता, है ना। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, धर्म के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, है ना। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना तथा सभी धर्मों को सम्मान देना है क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है ना। यानी सभी मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना और सभी धर्मों को, है ना, सभी धर्मों को सम्मान देना ही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे है बताइए, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में इस साल आने के चांस ज्यादा है। ठीक है। देखिए फिर बोला लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे है? ठीक है। देखिए क्या बोला है कि लोकतंत्र में सरकार जो है जनता द्वारा चुनती है ना। लोकतंत्र में सरकार क्या करती है? जनता चुनती है। लोकतंत्र में सरकार क्या करती है? जनता चुनती है ना। और वही सरकार क्या करती है? जनता के लिए ही क्या करती है? कार्य करती है। और जिसको चुनती है वो सरकार क्या करती है? जनता के लिए ही शासन करती है ना। और सारी शक्तियां जो होती है जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। जिस कारण से हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है। चलिए हम इजी में लिखा हुआ है जो आपको याद जरूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं ना, है ना। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते? पूछा हुआ है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2023 से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आते हैं ना। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, समझ गए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है। देखिए समाज में जाति, धर्म, नस्ल, है ना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, है ना, भेदभाव करना क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। समझ गए। तो सामाजिक विभाजन जो होते हैं जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, है ना, लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। बात समझे कि नहीं? समझ गए। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? यानी किस राज्य को आप धर्मनिरपेक्ष कहेंगे ना। तो देखो वैसा राज्य जहां अपना कोई भी धर्म नहीं हो, मतलब वैसा राज्य जहां पे फिक्स नहीं है कि वही धर्म तुमको मानना पड़ेगा ना। तो वैसा राज्य जहां पे कोई भी धर्म ना हो, है ना, और जहां तथा अपनी मर्जी से, है ना, अपनी मर्जी से जिसको जो धर्म है वो धर्म को अपनाए, है ना, और उस धर्म की क्या करे? शांतिपूर्ण ढंग से अपनी प्रचार प्रसार करे, है ना। तो ऐसे राज्यों को हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे हमारा भारत है ना, भारत क्या हमारा? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। हमारा जो भारत है क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप भी गया हुआ सवाल। ठीक है। इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अब आपने दो लाइन में आंसर लिखना है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। समझ गए। मैंने बड़ा कुछ करके लिखना है, जैसे शॉर्ट करना, जो भी जैसे लिखा जा रहा है इस तरह से आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं ना। तो सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण से आप क्या समझते हैं ना। तो देखिए सत्ता होता है ना, सत्ता के जो होते हैं, सत्ता के विभिन्न स्तर होते हैं ना। सत्ता के विभिन्न स्तर, जैसे कि सत्ता के 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ना। यानी सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में, है ना, क्या करना? बांट देना ही क्या कहलाता है? सत्ता का क्या ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। समझ गए। यानी देखो केंद्र सरकार में यानी कि क्या होता है? प्रधानमंत्री का शासन होता है ना। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है ना। स्थानीय सरकार में जो होता है, स्थानीय सरकार में क्या होते हैं? वार्ड पार्षद होते हैं, है ना, क्या होते हैं? वार्ड पार्षद होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, सब क्या है? स्थानीय सरकार में आते हैं ना। इस तरह से क्या है कि सत्ता का क्या ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाता है। समझ गए, है ना। समझ गए। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ना, अगला क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स के पास क्वेश्चन होंगे, है ना, उसकी तरह से आपको 5 जो जियोग्राफी का क्वेश्चन देंगे आज। ठीक है। फिर कल इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन वो भी देखे और उसको भी अच्छे से नंबर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है।